प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण विषय में और इसका प्रथम पाठ जो है वह है भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण। तो व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम ना तो किसी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, ना शुद्ध लिख सकते हो, ना ही शुद्ध पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें प्रश्न एक है, भाष धातु का क्या अर्थ है? तो भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। दूसरा प्रश्न है, वाद विवाद, भाषण आदि का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो वाद विवाद, भाषण, इसका संबंध जो है ये मौखिक रूप से होता है, क्योंकि हम इसको मौखिक रूप से में इसको प्रकट करते हैं और वाद विवाद, भाषण आदि हम मौखिक रूप में अपने विचारों को दूसरों तक रखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारे जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और इसमें ये भाषाएं हैं, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, असमिया है, बांग्ला है, कन्नड़ है, उड़िया है, पंजाबी है, कश्मीरी है, डोगरी है, नेपाली है, बोडो है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, ये 22 भाषाएं हमारे संविधान ने इनको मान्यता दी है। बोली किसे कहते हैं? तो बोली का अर्थ सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोली कहते हैं। तो साधारण भाषा में हम कहेंगे भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। नेक्स्ट है, भाषा की मौखिक ध्वनियों को किसके द्वारा लिखित रूप दिया जाता है? तो भाषा का जो मौखिक ध्वनि है, जो हम बोलकर जिस भाषा को प्रकट करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, वह है पत्र है, ईमेल के माध्यम से है, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आदि ऐसे और कई साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने मौखिक विचारों को लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। कौन सा शास्त्र भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ व्याकरण के माध्यम से। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से उसको ना तो बोल सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान, उसके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी, नेपाली, मराठी भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का अर्थ होता है ऐसे चिन्ह जिनके माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। तो अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, जर्मन ये रोमन में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी ये फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी ये गुरमुखी में लिखी जाती है। बांग्ला है बंगाली में लिखी जाती है। जापानी है कांजी, हिरंगाना और कटाकाना में लिखी जाती। तो ये इनके इन भाषाओं की लिपि हैं। तो अलग अलग भाषाओं की अपनी लिपि होती है और उनका ज्ञान हमें होना आवश्यक है, तभी हम उन भाषाओं को जान सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? अब मानव द्वारा, यानी हम जब अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा को कितने रूपों में हम प्रकट करते हैं? इसके 2 ही रूप हैं। एक मौखिक भाषा है, दूसरा लिखित भाषा है और एक तीसरी है सांकेतिक भाषा। ये आपके पास है नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 ही भाषा है, तो हम 2 ही भाषा के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो पहली है मौखिक भाषा। तो हम जब अपने भावों या विचारों को बोलकर
प्रकट या ग्रहण करते हैं तब उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। और जब हम यही कार्य जो हमने बोलकर जो बोला, यही कार्य हम जब लिखकर करते हैं तब यह भाषा का लिखित रूप बन जाता है। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है? तो हम जब अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट या ग्रहण करते हैं तब उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। और जब हम यही कार्य लिखकर करते हैं तब यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कोई बोली उपभाषा कब बन जाती है? तो जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह बोली की उपभाषा बन जाती है। तो साहित्य रचना का अर्थ यहाँ पे है जब हम लेखक कोई नाटक लिखे, किसी निबंध की रचना करे, कोई कहानी लिखे, इस प्रकार की रचनाएं करता है या उपन्यास लिखे, तो वह जो बोली है, जिस बोली में उसने उसको लिखा है, वह उपभाषा बन जाती है। नेक्स्ट है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? तो भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं, जिसके माध्यम से हम उस भाषा को सीखते हैं। जिस चिन्ह के माध्यम से हम उस भाषा को सीखते हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। और उन भाषा को सीखने के लिए हमें उन चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। और कोई भी भाषा हो, उस भाषा को हम उसकी लिपि जानकर ही, जब हमें उसकी लिपि का ज्ञान होगा तो उस भाषा को हम तभी सीख सकते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के लिए इसका क्या महत्व है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्याकरण के माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें व्याकरण के चिन्हों का, उसके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। और भाषा के लिए इसकी यही उपयोगिता है, यही महत्व है कि यह भाषा को सीखने में, उसके शुद्ध रूप को सीखने में व्याकरण हमारी मदद करता है। भारत की सभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं के नाम लिखिए। तो जो भारतीय संविधान है उसने कुछ भाषाओं को मान्यता दी है और ये भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, मलयालम, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। तो ये 22 भाषाएं हैं। इसमें 2 भाषाएं छूट रखी हैं, तमिल और तेलुगु। तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं जिसे भारतीय संविधान ने जिन भाषाओं को मान्यता दी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया व्याकरण विषय में भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण के बारे में। और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर को याद करेंगे।